हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसा है मेरा बच्चा पार्टी? आई होप आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोगों ने खूब मिठाइयाँ खाई होंगी क्योंकि कल आप लोगों का रिजल्ट था और उसी रिजल्ट की शुभकामनाएं आपको ढेर सारी। आई होप आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आज हम लेके आए लेक्चर नंबर 6, वर्क पावर एनर्जी, एच.सी. वर्मा, चैप्टर 8। बिफोर स्टार्टिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था स्प्रिंग के बारे में। याद है ना? स्प्रिंग का फोर्स -kx होता है। स्प्रिंग का फोर्स एक वेरिएबल फोर्स होता है। जब भी हम स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड करने वाले हैं तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है जो अपनी मीन पोजीशन को अटेन करने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली। चलिए, तो बच्चों अगर हम बात करें स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग के केस में हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है। हाँ, अगर हम इसको को डिस्टर्ब ना करें, कुछ भी ना करें, तो ये परेशान होने वाली नहीं है। ये बेचारी चुपचाप अपना रेस्ट पर रहेगी। लेकिन जैसे ही हम लोग अपनी हरकतें में आते हैं, हम लोग इसको परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है? अब इसमें परेशानी के दो कारण हो सकते हैं। या तो मैं एक्सटर्नल फोर्स को इस डायरेक्शन में लगाऊं, एफ एक्सटर्नल बेटा, यानी मैं कंप्रेस करूं इसको, या मैं इसको इलोंगेट कर लूं। तो एफ एक्सटर्नल जैसे ही लगाएंगे तो होगा क्या? ये जो इसकी नेचुरल लेंथ है ना, नेचुरल लेंथ, ये इसमें चेंजेस होने लगता है और स्प्रिंग बेसिकली क्या करेगा? इस चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। तो बेसिकली अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर लेता है। एज सुन एज जैसे ही आप इस एफ एक्सटर्नल को रिलीज कर देते हो तो वो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिव हो जाता है और वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को अटेन कर लेता है। देखा है ये आप लोगों ने? रिफिल में करते थे हम, ऐसे ऐसे छोड़ दे, पटा ऊपर जाता था, फिर नीचे आता था। याद है ना? चलिए, तो जैसे ही हम लोगों ने इसमें मान लेते एक्सटेंशन लगाई, इलोंगेशन लगाया और हम लोगों ने देखा इसकी लेंथ चेंज हो गई। इनिशियली ये यहाँ पे था बच्चों, अब ये यहाँ पर हो गया। तो इसमें ये जो हुआ है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही मैं एफ एक्सटर्नल को छोड़ दूंगा, जैसे ही मैं एफ एक्सटर्नल को छोड़ दूंगा तो क्या होगा बच्चों? एक फोर्स लगेगा इन अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको मैंने बोला एफ एस, स्प्रिंग फोर्स। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट की। लेकिन दोनों में कंडीशन देखो, डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी नेगेटिव साइन। तो एफ एस इज नथिंग बट -kx। और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत अच्छी न्यूमेरिकल भी की है, अच्छा लेक्चर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आज जल्दी जल्दी ब्रीफ में करेंगे। अगर लेक्चर देखना है तो एनएलएम वाले टॉपिक को सर्च करिए, आई बटन को क्लिक करिए। आप लोगों को स्प्रिंग से रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले। याद करो, हम लोगों ने स्प्रिंग को कट किया था, टेंशन को स्प्रिंग को भी कट किया था और स्ट्रिंग को भी कट किया था। हमने तब भी न्यूमेरिकल्स निकाले थे, याद है? चलिए, तो हमने यहां से देखा जो स्प्रिंग फोर्स है ना, वो एक वेरिएबल फोर्स है बच्चों। तो वेरिएबल फोर्स है तो बच्चों अगर हमें वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू यूज कैलकुलस मेथड। सेकेंडली हम लोगों ने एक मेथड और पढ़ा है जिसको हम लोगों ने बोला ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड अगर हम देखें ध्यान से, यानी इफ आई प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एफ एस यानी स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाता हूं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाता हूं, दिस इज माय ओरिजिन। तो बच्चों जल्दी बताइए, ग्राफ हमेशा दो चीजें प्रोवाइड करने वाला है, या तो एरिया या स्लोप। लेकिन इस केस में हमें पता है एरिया अंडर द ग्राफ विल गिव्स यू द वर्क डन। चलिए, तो पहले ग्राफ के बारे में देखिए। कंडीशन देखो, एफ एस दिस इज इक्वल टू -kx। हमें एफ एस और x के बीच का ग्राफ बनाना है, जो कि दोनों की मैक्सिमम पावर 1 1 है। तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाने वाला है विद नेगेटिव स्लोप। याद है, y इक्वल टू mx प्लस सी। m स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है ऑन y एक्सिस विद साइन। और तो हमने देखा यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -k। इफ आई पुट x इक्वल टू 0, इफ
I put x इज इक्वल टू 0 तो विल सी एफ एस इज इक्वल टू 0, यानी ग्राफ ओरिजिन से जाएगा विद नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का मतलब थीटा एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, ये ग्राफ आ गया, बस सिंपल। अब एरिया कौन सा देगा, ये वाला या ये वाला, कौन से वाला, एरिया अंडर द ग्राफ, यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आपको वर्क डन दे देगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, f मान लो, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -x,0। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई बच्चे, -fs या f मान लो, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी बच्चों, x,0। चलिए एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, जो कि ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस माइनस एक्स इंटू हाइट f, ठीक है ना बच्चों। f की वैल्यू f/2 इंटू माइनस एक्स, f की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, kx, रख दो वैल्यू, -kx²/2। सिमिलरली यहाँ पे देखिए बच्चों, इधर का वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या हो गया बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है बच्चों, -f, f की वैल्यू अगेन kx, तो 1/2 इंटू एक्स इंटू माइनस kx, यानी अगेन 1/2 माइनस kx²। ये हमारे पास वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ गया बच्चों, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब बच्चों ध्यान से सुना, ये ग्राफिकल मेथड से जो वर्क डन आया है स्प्रिंग फोर्स का, ये नेगेटिव आया है ना। ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुना, जब कभी भी आप स्प्रिंग को उसकी मीन पोजीशन से, यानी उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टर्ब करोगे तो उस केस में वर्क डन हमेशा नेगेटिव आएगा। जब भी आप स्प्रिंग को उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टर्ब करोगे, तुम उसके नेचर के विपरीत काम कराओगे, भाई वो चुपचाप रहना पसंद करती है, तुम हो कि मानोगे नहीं, कभी उसको खींचोगे कभी उसको दबाओगे, तो खींचोगे तो भी वर्क डन नेगेटिव, दबाने वाले हो तो भी वर्क डन नेगेटिव। हाँ, अगर आपने खींच के छोड़ा तो जो वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको वापसी लेके जाएगा, उस केस में वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। अभी प्रूव भी करके दिखा देते हैं। तो ये तो था हमारे पास ग्राफिकल मेथड, ठीक है ना बच्चों। ग्राफिकल मेथड से आगे हमारे पास, एज वी ऑल्सो नो दैट स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कैलकुलस का भी यूज करने वाले। तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, मान लेते बच्चे वही हमारे पास कि ये स्प्रिंग थी, ये इसकी मीन पोजीशन थी, और हमने x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू x तक उसको डिस्प्लेस कराया है, यानी दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यहां से मान लो x दूरी पर जाके हमने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx। अब ये dx बताइए, बहुत छोटा बहुत बड़ा, अरे सर बहुत छोटा, ये dx की वैल्यू बहुत छोटी, बहुत छोटी, यानी मैं ये बोल सकता हूं इस पॉइंट पर लगने वाला स्प्रिंग फोर्स और इस पॉइंट पे लगने वाला स्प्रिंग फोर्स दोनों बराबर। तो हम डिस्प्लेस इसको राइट में कर रहे हैं, तो स्प्रिंग फोर्स तो बच्चों इधर लगने वाला है Fs, और Fs की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, जितना डिस्प्लेसमेंट कराया k इंटू एक्स। ध्यान से देखो, k इंटू एक्स, ये मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों। स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इधर, तो छोटा सा वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स देखो बच्चों कितना हो गया, Fs.dx। ध्यान से देखो, स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स लगेगा इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल बच्चों 180 डिग्री। चलिए, तो 180 डिग्री का मतलब Fs dx cos 180 डिग्री, यानी cos 180 का मतलब बच्चों माइनस, यानी माइनस Fs dx। क्यों ना हम Fs की वैल्यू पुट कर दे मैग्नीट्यूड वाइज, तो Fs की वैल्यू कितनी है बच्चों, Fs इज नथिंग बट k इंटू एक्स। रखो बच्चों, तो वर्क डन आ गया बच्चों हमारे पास माइनस kx dx। x की लिमिट कहां से कहां, देखो x यहां से माना था, यानी इनिशियल लिमिट x की 0, फाइनल लिमिट x की x, यानी x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x। k कांस्टेंट होता है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। कौन सॉफ्ट है कौन हार्ड है, टोटली डिपेंड करेगा कि हम किस मटेरियल से लेके बना रहे हैं। तो यहाँ से इंटीग्रेशन की बात करेंगे, तो इंटीग्रेशन में बेटे माइनस के बाहर ले लो, x की पावर 2/2
लिमिट 0 to x, अगर मैं लिमिट पुट करूँगा तो अगेन देखिए वर्क डन वही आया बच्चे, -kx²। तो हम लोगों ने इसको ग्राफिकल मेथड से भी एनालाइज कर लिया, हम लोगों ने इसको कैलकुलस मेथड से भी एनालाइज कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर लूं, मतलब पूरा खींचूं और यहां पर आके छोड़ दूं, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगी। भाई यहां से देख रहे हैं ना अब हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन से, जब मैं रिलीज करूंगा, अब पूछा गया वर्क डन बाय स्प्रिंग बताइए, तो क्या होगा, स्प्रिंग भी अंदर जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर ही हो रहा होगा, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो वर्क डन कैसा हो जाएगा बच्चों, अगेन fs x dx cos 0, रख दो बच्चों आंसर। तो अपने आप अगर स्प्रिंग वापसी अपनी मेन पोजीशन पे आएगी तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, यानी W इज नथिंग बट 1/2 kx²। तो याद क्या रखना है बच्चों कि अगर हम स्प्रिंग को उसकी इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करेंगे तो वो नेगेटिव वर्क डन करेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वर्क एनर्जी इन थ्योरम। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने वाले हैं, तो आर यू गाइज रेडी, पक्का? चलिए बच्चों, तो अब हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। पहले कॉन्सेप्ट को समझना, उसको अप्लाई करने की कोशिश करना, और फिर अभी तक जितने 5 लेक्चर में हम लोगों ने वर्क को डिफाइन किया गया है ना, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। यू विल रियलाइज कि बाय यूजिंग WET यानी वर्क एनर्जी थ्योरम क्वेश्चंस और भी इजी बन जाते हैं। पक्का देखेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। बट मैं फिर कह रहा हूँ, जितना अभी तक पढ़ा है ना, सभी क्वेश्चंस का एमलगमेशन होने वाला है, तो पांचों के पांचों लेक्चर्स दिमाग में बैठे होने चाहिए। चलिए अब देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि मान लो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और इस पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे। लेट्स सी F1 F2 F3 F4 F5। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, इनिशियल वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, और इस पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे, बहुत सारे फोर्सेस। ठीक है ना, फोर्सेस एक्ट करने के बाद ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी चेंज हुई होगी, तो मान लेते हैं कि v इनिशियल v1 मान लेते हैं, और बच्चों फोर्सेस लगने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, v2 मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ध्यान से सुना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, और वो फोर्स कैसा भी हो मेरे बच्चे, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, अरे नॉर्मल, टेंशन, इट मे बी एनी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितना भी लग सकता है उस बॉडी पर, सभी का वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, 5th लेक्चर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी अगर मैं किसी का वर्क कर रहा हूं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, तो उसके कारण उसकी स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज आ गई, यानी बॉडी मूव करने लगी, बॉडी मोशन में आ गई, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। पक्का ना? तो बस सेम वही फंडा कह रहा है, बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। स्टेटमेंट जितनी सिंपल लग रही है ना, उतना ही मजा आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। बट मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, ध्यान रखना, अभी तक जितने भी लेक्चर्स पढ़े सभी का एमलगमेशन दिमाग में होना चाहिए। चलिए, तो क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, पीछे पीछे बोलेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस must be equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²।
तो चेंज करना है, किसका चेंज होगा, क्या मास का चेंज होगा, नहीं, किसका, स्पीड का, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दैट्स इट। तो चेंज को हम लिखेंगे डेल्टा के, दिस इज नथिंग बट 1/2m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2m v इनिशियल का स्क्वायर, दैट्स इट। प्रूव करा दूं इसका, चलो करते हैं। सोचो एक बारी कि ये कोई भी एक रॉड है जिसपे मेरा कोई भी एक पार्टिकल चल रहा था जिसका मास m मान लिया मैंने, और इनिशियली इसके पास वेलोसिटी u थी और इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट x1 था। इस पे एक फोर्स लग रहा है और फोर्स वेरिएबल है बच्चों। फोर्स कैसा है मेरे बच्चों, वेरिएबल। फोर्स कैसा है, वेरिएबल। ध्यान से सुनना, कुछ टाइम के बाद t इक्वल्स टू 0 पे मान लेते हैं यहाँ पर है, कुछ टाइम के बाद t इक्वल्स टू t पर वो यहाँ पर अपनी सेकंड पोजीशन यानी x की वैल्यू x2 पर आ गया और उसके पास उस टाइम पर वेलोसिटी है v। लेकिन ध्यान रखिए फोर्स वेरिएबल है, फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलेरेशन भी वेरिएबल होगा, और एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो मैं वर्क डन डायरेक्ट नहीं निकाल सकता। चीज़ें बहुत छोटी छोटी है बट दिमाग में याद होनी चाहिए। बार बार रिपीटेशन का ये तरीका होता है मेरा कि जितनी बारी मैं रिपीट करूंगा और जितनी बारी आप सुनेंगे, क्योंकि एक चीज़ को हम बार बार सुनते हैं ना तो हमें चीज़ें याद हो जाती है। याद करो, हम सुबह पूजा करते हैं जब हनुमान चालीसा, है ना, बहुत सारी ऐसी चालीसाएँ होती है जो हम लोग पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा हो गई, गायत्री चालीसा हो गई, है ना, दुर्गा माँ की चालीसा हो गई। कभी हम ये सोचने के लिए नहीं पढ़ते कि इसको याद करना है, लेकिन जो कि हम हैबिचुअल होते हैं, हम वीक में एक बार ही हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हम वीक में एक बार ही दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वी रियलाइज 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद, अरे ये तो मुझे याद हो गई, फिर मुझे बुक उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आप लोगों की डेडिकेशन, आप लोगों की रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सेम पैटर्न होता है बच्चों, आप कोई भी हैबिट 21 डेज में डेवलप कर सकते हो, 21 डेज में रिलीज कर सकते हो। आपने अगर 21 दिन तक रेगुलर पढ़ाई की ना, बहुत मतलब निष्ठा के साथ, बहुत मेहनत ईमानदारी के साथ, तो आई एम प्रीटी डैम श्योर आपको फिजिक्स से प्यार हो जाने वाला है। कॉन्सेप्ट कोई नहीं छूटने वाला, बट केवल और केवल डेडिकेशन लेवल आप लोगों को होना चाहिए। चलिए, तो हमने बोला अगेन, मैं चाहता यहाँ फोर्स कांस्टेंट ले लेता, फोर्स कांस्टेंट ले लेता तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज कर सकते थे। लेकिन थोड़ा सा टिपिकल बना दिया कि सर फोर्स वेरिएबल है, तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलेरेशन इज नथिंग बट dv बाई dt। ध्यान से सुनना बच्चों। ओके, तो वर्क डन कितना हुआ सर, वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन तो फॉर्मूला लगाएंगे dw, दिस इज इक्वल्स टू f डॉट dx। लेकिन फोर्स भी इधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री। ये तो हमें क्लियर हो गया, क्योंकि सर फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, तो ये तो 0 डिग्री है। परफेक्ट। चलिए, यानी dw की अगर मैं बात करूं, dw इज नथिंग बट f dx। लेकिन ध्यान से सुनो बच्चों, अब थोड़ा सा चेंज आ गया। अब f को मैं क्या लिख सकता हूं, f को मैं m इंटू ए, लेकिन a वेरिएबल नहीं है। चलिए थोड़ा और चेंज करते हैं, तो f की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, m इंटू ए इंटू डी एक्स। अब एक्सेलेरेशन को एक तो तरीका ये है लिखने का, वो सारा खेल डिपेंड करता है कि हमें लिमिट कहां से कहां गिवन है, लिमिट कहां से कहां गिवन है। दूसरा, मैं a को लिख सकता हूं v dv बाई dx। याद करो, आपको याद है तो भाई dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड करते थे, dx बाई dt v बन जाता था। चलिए, तो एक्सेलेरेशन को यहां पे रख दीजिए, m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। डन। देखो अब dx ने dx को मारा, अब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बना, v, और v की ही टर्म मेरे पास अवेलेबल है। परफेक्ट। नहीं तो एक्सेलेरेशन को dv बाई dt रख भी देते ना, यहां पर भी एक्सेलेरेशन को dv बाई dt रख देते तो dx बाई dt अपने आप ही ऑटोमेटिकली v बन जाता। मर्जी आपके, जैसे करना वैसे कर लीजिए, आंसर विल रिमेन सेम। तो अब फॉर्मूला क्या बना बच्चों हमारे पास,
यहां से देखिए क्या बना बच्चों, m बाहर लेके आ जाओ, v dv। v क्या, वेलोसिटी, स्पीड। स्पीड कहां से कहां वेरी कर रही है, इनिशियल u, फाइनल v। तो इनिशियल लिमिट u रखेंगे, फाइनल लिमिट v रखेंगे। अब v dv का इंटीग्रेशन मुझे जल्दी बताओ, v dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, चलिए इधर देख लेते हैं। v dv का इंटीग्रेशन, सर वर्क डन dw का इंटीग्रेशन w, दिस इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v, दिस इज इक्वल्स टू m बाई 2 कॉमन ले लो बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, m बाई 2 v स्क्वायर माइनस m बाई 2 u स्क्वायर। m बाई 2 v स्क्वायर क्या है बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। m बाई 2 u स्क्वायर क्या बच्चों, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यही तो लिखा, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूफ हो गया, सीबीएसई डिमांड कर लेती है, 2 नंबर में प्रूफ पूछा जा सकता है, लेकिन हमें तो इस एप्लीकेशन के बेस पर न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। चलो जल्दी रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट्स इट। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। सो अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं कि W यूज करके हम कैसे कैसे बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। बेसिक रहेगा, फिर थोड़ा IIT JEE मेंस का रहेगा, फिर एडवांस पे पहुंचते हैं। चले रेडी, चलिए बच्चों, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सिंपल है, बट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम देखेंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाय all the forces is equal to change in kinetic energy, that's it। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, a body of mass 2 kilogram is acted upon a force such that its VT graph is given as shown in figure, find the work done। सोचो अगर मुझे WET ना पता होता, WET stands for work power energy, वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर WET ना गिवन होता तो क्या मैं इसको नॉर्मल अपने तरीके से कर सकता था? देखते हैं पहले, क्या मैं ये चेक कर सकता हूं कि फोर्स वेरिएबल होगा या कांस्टेंट? फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m/a। जैसे ही ग्राफ घूमता है, जैसे ही ग्राफ दिखाई देता है, आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, सर ये तो VT ग्राफ है विद नेगेटिव स्लोप, और VT का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। लेकिन स्लोप एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है, यानी फोर्स कांस्टेंट है। यानी मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, फोर्स इज वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो ध्यान से, जो कि नेगेटिव वर्क डन है बच्चों, मतलब एक्सेलरेशन माइनस है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो बॉडी धीरे धीरे रिटार्ड हो रही है, यानी फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। ये हमने सोच लिया है, प्रूव भी कर देते हैं। देखो अब हमें क्या करना है, WET का भी लगाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है F/x। अब बात आई सर ये कैसे निकाले x, चलो स्टार्ट करो। देखो ध्यान से, अब फोर्स कितना है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और स्लोप से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, v/t, यानी एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, यहां से आता है ना x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, तो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये मान लेते हैं t1 इज इक्वल टू 0, ये मान लेते हैं v1, फिर t2 पे v2 कितना हो गया बच्चों, 0, तो v2 माइनस v1 बाय t2 माइनस t1, यानी एक्सेलरेशन आ गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। हमें वर्क डन निकालना है बच्चों। वर्क डन का फॉर्मूला कैसे निकाले बच्चों, जल्दी बोलो। अब ये देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में ये कितना डिस्प्लेस करेगा। चलिए एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -2as। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लो बच्चों। देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 10 है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू 5 इंटू s।
ये हो गया बच्चों -100 डिवाइडेड बाय -10, दिस इज इक्वल्स टू S। माइनस ने 10 ने 100 को मारा 10 पे, S की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दीजिए, m बोले तो 2 इंटू -5 एक्सेलेरेशन इंटू 10, तो ये कितना आ गया बच्चों -100 जूल। ये तो हमारा नॉर्मल तरीके से आया, बट सर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करो ना। देखो इतना ना करके वर्क एनर्जी थ्योरम एक लाइन में आंसर खत्म, सिंपल। वर्क डन क्या कहता है बच्चों, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता क्या है बच्चों, 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर। चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, 1/2 mv फाइनल। देखो v फाइनल यानी t इक्वल्स टू 0 पे तो ये कितनी थी बच्चों 10, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे कितनी हो गई 0, तो यानी -0 का स्क्वायर 1/2 m इंटू v इनिशियल कितना बच्चों 10 का स्क्वायर। देखिए ये तो 0 बना बच्चों, -1/2 m कितना बच्चों 2 इंटू 100, 2 ने 2 को मारा तो ये कितना आ गया बच्चों -100 जूल। देखिए एक लाइन में आंसर खत्म। नहीं आया समझ में, सभी बच्चे बोलेंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे आया या नहीं आया समझ में। परफेक्ट, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको बस कैसे भी आना चाहिए, यू हैव टू कैलकुलेट वर्क डन, WT इजी बन जाता है हमारे लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A body of mass 1 किलोग्राम is acted by some forces, कुछ forces के थ्रू लग रही है, such that it displacement is given by, displacement given है as a function of t given है हमें, find work done in 0 to 2 सेकेंड। अब एक बात बताओ बच्चों, डिस्प्लेसमेंट दे दी हमें तो हमें वेलोसिटी निकालनी आनी चाहिए, तो v एज अ फंक्शन ऑफ t कैसे निकालेंगे, ds बाई dt। बोलो कितना आ गया 4t-2। ध्यान से देखो, देख के क्या आया, v एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया, यानी लगातार v भी चेंज हो रहा है। तो v इनिशियल कैसे निकालेंगे बच्चों, v इनिशियल हमें पता है, इनिशियल में t की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 4 इंटू 0 -2 यानी -2 मीटर पर सेकेंड। v फाइनल कितना आया बच्चों, v फाइनल की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, v फाइनल में 2 रखो, 4 2 जाए 8 -2, दिस इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड। मास गिवन है, यस मास गिवन है, तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस का फॉर्मूला लगाओ बच्चों। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m v इनिशियल का स्क्वायर। देखो 1/2 m की वैल्यू बेटा 1 इंटू वी फाइनल की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1 इंटू -2 का स्क्वायर। लो सोल्व कर लेना, जो भी है वो आंसर आ गया हमारा। परफेक्ट। चलिए फिर वही बोला गया कि x इज अ फंक्शन ऑफ t, लेकिन इसमें x इधर था t इधर था। याद करो ऐसा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, इनको हम रीअरेंज करते थे पहले, है ना। पहले क्या करो, t-5 दिस इज इक्वल टू √x और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी तो x इज नथिंग बट t-5 का होल स्क्वायर। सेम वही क्वेश्चन आ गया बच्चों, x एज अ फंक्शन ऑफ t आ गया, तो क्या बोला गया, कैलकुलेट वर्क डन इन 0 to 2 सेकेंड। चलिए जी निकालते 0 to 2 सेकेंड में, 0 to 2 सेकेंड ना करके ना इसको 5 सेकेंड कर लो, 0 to 5 सेकेंड करते हैं। चलो 0 to 5 सेकेंड में देखिए क्या करेंगे बेटा, dx बाई dt कितना आया, देखो ध्यान से, 2 को आगे लेके आ जाओ t-5, 2 को आगे लेके आ जाओ t-5, फिर t का 1, ये आ गया हमारे पास आंसर, है ना। अब ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। नाउ t की वैल्यू को जब मैं 0 पुट कर दूंगा तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, t की वैल्यू को मैं 5 पुट कर दूंगा तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। दैट्स इट। फिर वही क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास। आया नहीं समझ में, बस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस। बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है। जल्दी बताइए आया या नहीं आया समझ में। चलिए बच्चों अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं बाय यूजिंग WET, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा,
उसको आपको खुद करना है, ठीक है ना। चलिए क्या बोला गया, सुनना ध्यान से, कि कोई भी एक स्मूथ हिल है आपके पास, पहाड़ी है, नो फ्रिक्शन एट ऑल, इनिशियली ब्लॉक रखा हुआ था, इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है और u इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। फिर जैसे ही ये स्लाइड करना स्टार्ट किया, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल, तो ये नीचे आया होगा, नीचे आया होगा, तो ये किसी स्पीड से भगा होगा। तो उसने बोला कि जब वो सी पॉइंट पे पहुंचा ना, तो उसके पास क्या स्पीड रही है, फाइंड स्पीड एट सी पॉइंट, ठीक है। चलिए अब देखो, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, कैसे भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको बेटा फोर्सेस को एनालाइज करो कि इस बॉडी पर अब कितने फोर्सेस लग रहे हैं। बताओ जल्दी बताइए कितने लग रहे हैं, 1 या 2 या 3 या 4। फ्रिक्शन नहीं है, ध्यान रखना, फ्रिक्शन नहीं है तो फोर्सेस कितने लग रहे हैं सर, फोर्सेस तो फिर 2 ही लगेंगे, नीचे mg, ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट और उसका ग्रेविटी। तो अगर हम इसका बात करें तो इस पे किसी भी इंस्टेंट पे 2 ही फोर्स लगने वाले हैं, mg और n। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो भी mg और n ही लगेगा, mg लगेगा नीचे की डायरेक्शन में और नॉर्मल ये लगेगा। जब वो यहाँ कहीं पर आ जाएगा बच्चों, यहाँ कहीं पर आ जाएगा तो भी mg नीचे लगेगा, नॉर्मल फिर भी ये लगने वाला है। जब ये यहाँ पर आ गया तो mg इधर लगा और नॉर्मल ऊपर लगा। अभी लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था, क्या याद होना चाहिए, अभी लिखता हूँ, देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू WET, नाउ अकॉर्डिंग टू WET क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ध्यान से देखो, इनिशियल तो उसकी वेलोसिटी 0 थी, स्पीड 0 थी, तो बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 एज पर द क्वेश्चन इज गिवन टू यू, तो काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल कितनी हो गई बेटे 1/2 mv², क्योंकि हमें वो निकालना है, 1/2 mv²। अब बस सिंपली क्या करना है, मुझे वर्क डन बाय फोर्सेस निकालना है और वर्क डन हमें निकालने आते हैं, सबको निकालेंगे, इसके बराबर रखेंगे, इनके बराबर रखेंगे, विल गेट द आंसर। चलिए अब ध्यान से देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल, तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस में कौन आएगा, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2 mv² माइनस 0। ये इक्वेशन बनी मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके। लेकिन ध्यान से देखो, वर्क डन बाय नॉर्मल क्या होता है, जल्दी बताएंगे, कल लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल के द्वारा वर्क डन 0। क्यों, देखो किसी भी पॉइंट पे देखो, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट, यानी हमेशा ही क्या रहेगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, वर्क डन 0। क्या हुआ, वर्क डन 0, यानी नॉर्मल के द्वारा वर्क डन क्या होगा बच्चों, 0। अब बच्चा कौन, ग्रेविटी, अरे वाह। अब जल्दी से ये बताइए, ग्रेविटी वाला वर्क डन कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, जल्दी जल्दी जल्दी, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। अगर कंजर्वेटिव है तो क्या ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, यस। यानी हमें इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल जिस पॉइंट पे पूछा है वो ये रहा, हमें यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन निकालना है, चाहे मैं ऐसे आऊँ या मैं ऐसे आऊँ, ऐसे आऊँ, कैसे भी आऊँ। तो जो ये बनने वाला ना, दिस इज आर डेल्टा आर, दिस इज आर डेल्टा आर, डेल्टा आर इज वो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अब नाउ माई क्वेश्चन इज, चलो मैं तुम्हें और अच्छा कंफ्यूज करने के लिए ये डिस्टेंस भी दे देता हूं 20 मीटर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैं वर्क डन को क्या लिखूं, वर्क डन को क्या लिखूं। फोर्स तो हमें पता लग गया mg है ना, mg है, इंटू डेल्टा आर, यानी mg डॉट डेल्टा आर, ये लिखूं,
ये लिखूं, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, mg डॉट डेल्टा आर, mg डॉट डेल्टा आर, एंगल 45 डिग्री बन गया ये, क्योंकि ये भी 20 ये भी 20, तो एंगल 45 डिग्री। जल्दी बताइए क्या लिखना चाहिए, जल्दी बताइए क्या लिखना चाहिए। अगर ये लिखेंगे तो हमारा वर्क डन ये आ गया mg डेल्टा आर cos 45, ठीक है, 20, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा आर कितना आ जाएगा, √220, √220, चलो mg √220 into 1/√2, √2 will cancel out, mg into 20 आंसर, mg into 20। लेकिन एक बात बताओ बच्चों मुझे, अगर मुझे ये वाली वैल्यू ना गिवन होती तब मैं वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकता? चलो ये वाली वैल्यू पता लग गई मुझे, ये पता लग गया मुझे, एफ और डेल्टा आर में डिस्प्लेसमेंट में एंगल पता लग गया। सोचो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और, कि अगर सेम चीजें हैं, ये मुझे 20 गिवन है, अनडाउटेडली गिवन है, बट ये नहीं पता मुझे, mg इधर लगेगा, ये डेल्टा आर है, यानी ये एंगल भी नहीं पता मुझे। अब वर्क डन कैसे निकालूंगा? नाउ हाउ टू कैलकुलेट वर्क डन? क्योंकि ये तो मुझे पता लग गया कि ठीक है, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, मुझे एंगल पता लग गया, एफ और आर में मुझे एंगल पता लग गया, और राइट एंगल ट्रायंगल का यूज, ये 20 पाइथागोरस का यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, √20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कॉमन ले लो तो 20 बार √2, तो ये आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। अब एंगल 45 कैसे आया ये भी पता है ना, ये बना परपेंडिकुलर, ये बना बेस, तो टेंजेंट थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 20/20 यानी 1, और टेंजेंट थीटा 1 की वैल्यू क्या आई, थीटा की वैल्यू आई 45 डिग्री। चलिए नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर ये डेटा भी ना गिवन हो, एंगल भी ना पता हो, तो आप कैसे कैलकुलेट करें? सिंस mg इज कंजर्वेटिव इन नेचर, mg इज कंजर्वेटिव इन नेचर, तो वर्क डन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करने वाला। अब देखिए यहां से यहां तक आओ तो mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, वर्क डन पॉजिटिव। यहां से a, इसको e मान लेता हूं और इसको d c मान लेता हूं ना। चलिए a से e तक आइए, तो वर्क डन इन a to e कितना हो गया बच्चों, देखो mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, यानी mg इंटू 20। चलिए अब यहां से यहां चलिए, mg किधर, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर, इधर, एंगल कितना 90 डिग्री, यानी वर्क डन इन e to c कितना हो गया 0, तो नेट वर्क डन कितना हो गया mg इंटू 20। देखो वही आंसर आ गया जो पहले आया था, आया ना। अब मैं यहां से क्या चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपके पास कंजर्वेटिव वर्क डन आ जाए, कंजर्वेटिव केवल और केवल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आप क्या करो, आर का वो वाला कंपोनेंट लेके चलो जो फोर्स की डायरेक्शन में लग रहा है, आर का वो वाला कंपोनेंट, देखो आर का ये वाला कंपोनेंट 20 ही आएगा, यानी mg इंटू 20। जैसे आपको करना है वैसे कर लीजिए, जल्दी बोलिए क्या ये वाला पूरा पैटर्न समझ में आया? दोनों ही तरीके से समझाने की कोशिश करिए कि अगर सारा डेटा गिवन है तो भी आप लगा सकते हो F डॉट आर, क्योंकि mg कांस्टेंट फोर्स है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, और अगर नहीं गिवन है तो फिर हमें देखना है कि कंजर्वेटिव है तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो आप कोई भी रास्ते को फॉलो करें, वर्क डन दोनों ही केसेस में सेम आने वाला है। तो जल्दी बताइए क्या ये पूरा पैटर्न आपको समझ में आया? चलिए गाइस, आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आज का लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा। WET और स्प्रिंग फोर्सेस दोनों को मिला के बहुत अच्छी न्यूमेरिकल करने वाले हम कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच, कीप मोटिवेटिंग अस, कीप वॉचिंग वीडियोज़, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।